नॉवल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद। एपिसोड 1। लैपटॉप तकिए पर रखा था और वो इसके सामने कोनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल पीछे कमर पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफेद मुलायम और चमकदार। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफा खुला तो एकदम इसकी मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में जरा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबा डाले। लोडिंग। अगले सफे के लोड होने का इंतजार करते हुए इस मुस्तरब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड बाद जैसे ही सफा लोड हो गया, वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पर फिसलकर आगे को गिरी। जैसे जैसे वो पड़ती गई, इसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं, लब जरा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है, और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। इसका सेल फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल्फ उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने जरा सा अरताश पैदा किया। इसने फोन कान से लगाया। दूसरी जानिब घंटी बज रही थी। हेलो ज़रा। शायद राब्त मिल गया था। तभी वो दबे दबे जोश से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़रा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। अब वो आदतन स्याह बालों की एक मोटी लट उंगली पर लपेटती कह रही थी, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतालिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद की, बल्कि यूं करो तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकालकर बैक ग्राउंड के साथ सीधा लगाया और फिर इससे टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफी में सर हिलाती ज़ारा के कहे अंदाजों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम्हें वो इरेस्मस मंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? यू कैन बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी जोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद इसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। इसने साथ ही एक हाथ से पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फौरन चेक करो, तुम्हें भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फोन एक हाथ से पकड़े दूसरे बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन के डोस्टो ने नहीं बल्कि तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो इसने इसे हाथ से दबाकर बंद किया, फिर तार निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने सबांजी को नेट पर देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालिबन इस्तफसार किया तो वो गोया हुई, बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम इस बारे में अपनी फैमिलीज को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज में बोलते हुए इसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है, उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्कर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। इसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद इसका वहम था। वो सर झटककर फोन की जानिब मुतवज्जह हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू, ताया अब्बू,
फुरकान बहुत सख्त है ना। वो फिर से बैकग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज मगन सी बातें बताने लगी। परमिशन तो कोई मसला ही नहीं, अब्बा स्पेन जाने की इजाजत ना देते, मगर तुर्की में सबीन पुप्पो रहती है ना, सो वो मान गए थे। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे एयरपीस से उभरती अपनी दोस्त की बात सुन रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने नफी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी परसों है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कजन्स बहुत एक्साइटेड हैं। खानदान की पहली शादी है ना। ओके, तुम अब जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात कहकर इसने मोबाइल कान से हटाया और तकिए पर उछाल दिया। फिर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और नंगे पांव चलती लाउंज की किचन की तरफ आई। स्याह लंबी कमीज और स्याह खुले ट्राउजर में इसका कद मजीद दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला था। वो दरवाजे के करीब रुकी और हाथ से दीवार पर स्विच बोर्ड टटोला। बटन दबने की आवाज आई और सारी बत्तियां जल गईं। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से रेशमीन बाल कंधों से फिसलकर सामने को आ गिरे। हया ने नजाकत से उंगली से इनको पीछे हटाया और बोतल निकालकर सीधी हुई। फिर काउंटर पर रखे रैक से शीशे का गिलास उठाया और बोतल इसमें उंडेली। पानी की नदी सी गिलास में गिरने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखी किसी सफेद चीज पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं स्लेब पर रखकर इस तरफ आई। वो सफेद अध खुले गुलाबों का बुके था, जिसमें कहीं कहीं सब्ज पत्ते झलक रहे थे। साथ ही एक सफेद लिफाफा रखा था। हया ने गुलदस्ता उठाया और चेहरे के करीब लाकर आंखें मूंदे सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसके अंदर तक उतर गई। फूल बिल्कुल ताजा थे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हों। न जाने कौन रख गया उधर। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इस पे घर के पत्ते के ऊपर नुमाया सा हया सुलेमान लिखा था। पीछे भेजने वाले का पता न था, बस कुरियर सर्विस की मोहर और एक स्टिकर लगे थे। मोहर पर 1 रोज कब्ल की तारीख थी। इसको कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे थे। क्या मामला था ये भला? उलझे हुई हया ने लिफाफा चाक किया। अंदर एक मोटा कागज था। इसने 2 उंगलियां लिफाफे में डालकर कागज पकड़ा और बाहर निकाला। सफेद कागज बिल्कुल साफ था, ना लकीर ना कोई डिजाइन। बस इसके वस्त अंग्रेजी में 3 लफ्ज लिखे थे, वेलकम टू सबानची। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला खत भेजने वाले को कैसे पता कि वो सबानजी जा रही है? खत ये तो 1 रोज कब्ल की तारीख थी, जबकि कबूलियत की वो ईमेल अभी से 15 मिनट पहले आई थी। जो बात इसे ऑफिशियली बताई ही 15 मिनट कब्ल गई थी, वो इस शख्स को 1 रोज पहले कैसे मालूम हुई? अगर ज़ारा को इसने खुद अभी ना बताया होता तो वो समझती कि ये इसकी हरकत है और ये खत सबानजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर एक कौमी सतह की कुरियर कंपनी की मोहर थी। फिर किसने भेजा इसे? ये पानी से भरा गिलास वही स्लेब पर छोड़कर बुके और लिफाफा उठाए वो उलझी हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। दोपहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई हुई थी। वो पर्स कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती हुई पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो इसकी भाई रोहेल की, मगर इसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका जाने के बाद हया की मिल्कियत थी। इसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी आई और कहने लगी, हया, मुझे तो कोई मेल नहीं आई। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पे उदासी थी। वो दरमियानी शक्ल और सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की उम्र कम थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने साथ ही अप्लाई किया था, मेरा सिलेक्शन हो गया है तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाजा अध खुले खड़े खड़े बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को ऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर जो आज लिस्ट लगी है, इसमें भी मेरा नाम नहीं है और मेरा सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट से और एनवायरमेंटल साइंस की एक लड़की खदीजा राना का नाम है। मेरा ख्याल है शायद मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इसे वाकईतन अफसोस हुआ। रात फोन कॉल के बाद इसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर दोबारा विशाशत लाते हुए पूछने लगी। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद ये काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी?
वो गाड़ी से कोहनी निकाले तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर तक था। हमरंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। बाल कमर पर गिरे रहे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल डाला था। हाँ चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया और इग्निशन में चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाने की इजाजत दे देते हैं। इरम इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट दूसरा था, सो ज़ारा की इससे ज्यादा मुलाकात न थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्कार्फ तक है, वैसे बहुत अच्छे हैं वो कार बाहर गेट तक ले आई। इरम का घर हया के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता वो इसके गेट पे हॉर्न दिया करती थी। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कास्ती कमीज और ट्राउजर में मलबूस हमरंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कास्ती स्कार्फ लिपटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई थी। हेलो हया, हेलो ज़ारा। बेतकल्लुफी से चहकते हुए इसने अंदर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम इसे यूं ही खुश किया करते थे। कैसी हो इरम, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ हया बता रही थी आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर इसमें कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था, अब्बा इजाजत देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नजरों से इसे घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास ना हो जाए, मगर ज़ारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी और इरम हस्बे तवक्का उदास हो गई थी। अब्बा भी पता नहीं किस पे चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे भी आधी आस्तीन नहीं बनाने दी मुझे। हया की भी तो आधी आस्तीन है, इतनी अच्छी लगती है, मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चचा की तरह नहीं है। इरम तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। इसने कोफ छुपाते हुए बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया इसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियां लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउजर की फुल स्लीव्स के साथ चूड़ियां अच्छी भी नहीं लगेंगी। वो मुंह बसोड़े फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटक कर सीडी प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गीत बुलंद आवाज गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना पड़ा। जिना सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज पर आ गई। ये गोल्डन वाला जूता जो तीसरे नंबर पे है ये दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नजर में जची। ये वाला मैम। सेल्समैन ने पूरा जूता निकालकर इसके सामने रख दिया। वो जमीन पर पंजों के बल बैठा था, जबकि हया और ज़ारा सामने काउंच पर बैठी थी। पहना दूं मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता अंदाज में पूछते हुए सेल्समैन ने हाथों में पकड़ा जूता इसके पाँव के करीब किया, जो खूबसूरत हील्स में मुक़य्यद थे। मेरे हाथ टूटे नहीं हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराकर जूता इसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि इसे थामने हुए हया की उंगलियां लाजमन इसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूंगी। इसके रूखे लहजे पर सेल्समैन ने जेरे लब कुछ गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा चंद नोटों के ऊपर 5 का सिक्का रखा था और लड़के ने सिक्के को यूं पकड़ रखा था जैसे सेल्समैन ने जूते को, ताकि इसे थामते वक्त लाजमन इसका हाथ टकराए। शुक्रिया। हया ने नोट किनारे से पकड़कर खींचे। सिक्का लड़के के हाथ में रह गया। मैम आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना अंदाज में सिक्का इसकी जानिब बढ़ाया कि अब तो लाजमी पकड़ेगी और ये सामने रखे सिक्के के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शॉपर थामे पलट गई। ज़ारा ने बेख्तियार कहकहा लगाया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी ना हया? दिल तो कर रहा था इसकी शक्ल पे शॉप के सारे जूते ते मारूं। मालूम नहीं हमारे मर्दों की ज़हनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे कभी लड़की ही ना देखी हो। वो तनफर से नाक सिक्योरिटी गुस्से में बोलती ज़ारा के साथ सीढ़ियां उतर रही थी जब करीब से आवाज आई, तो इतना बंद सवर के बाहर ना निकला करो ना बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर ठहर गई। वो एक मुअम्मर खातून थी, बड़ी सी चादर में लिपटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जीने चढ़ रही थी।
ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ اور بھی بہت کچھ کہتی، مگر زارا اس کو کونی سے تھامے وہاں سے لے آئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پہ پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ آئی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ سے باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپڑ تیزی سے اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لائٹ میں موجود تھیں اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکیٹڈ لگتی ہے نہیں؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی، اور تم اس کی انہی کمپلیس کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹا اسی پر خفا ہو گئی۔ تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پہ خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے، وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں تھی۔ اس کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کے اسپانسر اسکالرشپ کا اعلان ہوا تھا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا، اور اب بالآخر اسپانجی یونیورسٹی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھے کہ ترکی قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا، کیونکہ پاکستان سے اسپانجی صرف ہم 2 لڑکیاں ہی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہریں گے آل وومن یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا چونکی، پھر شیشہ نیچا کرنے لگی۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کے گلاس پکڑے، زارا کا اسے تھمایا اور ارم کا ڈش بورڈ پر رکھا، پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا۔ ٹھنڈا سا سلش اندر تک اتر گیا۔ بے دہانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ دفعتاً زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا نے اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈو اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے ساتھ کھڑی فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی لیڈی، کوئی ایک دم سے اس کے قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑوں پر چھلک گیا۔ کھلی کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی۔ میک اپ سے آٹے زدہ چہرہ، چمکتا ہوا آئی شیڈ، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑ، چمچم کرتے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی، مگر وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو جی؟ وہ اس کی کھڑکی پر پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں باجی جی، میں آپ کی دوست ہوں، ڈولی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت آئی۔ ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔
ٹھنڈی ٹھار برف چہرے پر پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا. اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا. سنو جی. وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا ہوا شیشہ بجانے لگا. بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا. جلد ملیں گے اگلے قسط کے ساتھ. اپنا خیال